Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the newspaper analysis of 19 to 22 जून 2021. एक्चुअली इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो हमें कोई दोबारा बनाना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी तबीयत भी ढीली थी कोई दिक्कत नहीं है। हम सब आज कवर करेंगे 19 से 22 का। इसके बाद अभी 3 दिन का और रहेगा, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। ये हमारा कोर्स नया लॉन्च हो चुका है, शौर्य 2021 कंप्लीट कोर्स है। जो भी चाहे इसमें इनरोल हो सकता है और इसका 1000 रुपीज़ और कम हो गया है। आप ये वाला कोड यूज़ कर लीजिएगा, शौर्य 2021 प्रोमो कोड। इससे आपका 1000 रुपये और कम हो जाएगा। किसी को इंक्वायरी करनी है तो आप इस पर कर सकते हैं, सीधे इंक्वायरी करिएगा। पहले न्यूज़ पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरवीन इन हाई कोर्ट रूलिंग ऑन स्टूडेंट एक्टिविस्ट बेल। ये वही केस है जिसमें जेएनयू के स्टूडेंटों को रिहा कर दिया गया है। किस केस में पकड़े गए थे, बस आपको एक इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, यूएपीए। इसका क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये एक तरह का टेररिस्ट एक्ट है कि आपने अनलॉफुल काम कर दिया। तो जो तीनों बच्चे थे, इनको जो स्टूडेंट थे जेएनयू के थे, ये सीएए के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। तो इनको हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी, हाई कोर्ट ने इन्हें बेल दे दी थी। तो जो दिल्ली पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया इंटरवीन करने के लिए कि जो हाई कोर्ट कह रहा है वही माना जाएगा। और हमें ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हम किन इंसानों को यूएपीए में डालें। और भाई राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो सबका अधिकार है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो सबका अधिकार है। तो राइट टू प्रोटेस्ट के तहत इनको अधिकार है कुछ भी प्रदर्शन करने का। उन्होंने कुछ अनलॉफुल काम नहीं किया है, इसीलिए इनको हम रिहा कर रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, हाई कोर्ट भी मानता है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं, द एंटायर यूएपीए वॉज टर्न्ड ऑन इट्स हेड अलॉन्ग विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। द हाई कोर्ट जजमेंट में बी यूज्ड बाय अदर बुक्ड अंडर द यूएपीए टू गेट बेल। ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वालों को इतनी नॉलेज नहीं है कि किसको किसके तहत अरेस्ट करना है। ये बोल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि अब हर आदमी जो भी यूएपीए के तहत जिसको अरेस्ट कर रखा है, वो यही अब इसी के तहत कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट तो हमारा अधिकार है, इसके तहत सब बेल मांगने लगेंगे। तो ये अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसे देगा किसी को भी बेल। जो पर्टिकुलर वो भी केसेस बाय केसेस ही देख के करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो आपको बस ये याद रखना है, यूएपीए और सीए क्या था कि हमने ये बोला था कि जो भी 3 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्री, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 कंट्री से अगर जो भी माइनॉरिटी आएंगे, 6 माइनॉरिटी रिलीजन थे अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिमों को छोड़ के 6 रिलीजन थे, हिंदू, क्रिश्चियन क्रिश्चियन सिख और बुद्ध और जैन और पारसी। अगर ये 6 कम्युनिटी के लोग इन 3 कंट्री से आते हैं तो हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। और अब ये शुरू भी हो चुका है बाय एमएचए ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया था, उससे शुरू भी हो चुका है। तो ये पूरी न्यूज़ थी जो हम एकदम पढ़ते हुए आ रहे थे डेली। आज इसका समापन हो चुका है। पूरा हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सबने मना कर दिया, उन बच्चों को बेल मिल गई है। बेचारे 1 साल से बंद थे तिहाड़ जेल में। आगे चलते हैं। बस ऑफ सेंटर पॉसिबल मीटिंग विद जम्मू कश्मीर पार्टी। तो अभी आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए थे। वहाँ गए नहीं थे, मतलब वहाँ के लीडर को बुलाया था और वहाँ मीटिंग करी है वहाँ के जितने भी लीडर हैं। इसमें जो अपने काम का है बस वो ये, आपने वर्ड न्यूज़ में बहुत सुना होगा, गुपकार अलायंस। तो बस यही पूछा जाएगा कि गुपकार अलायंस किससे रिलेटेड है। गुपकार अलायंस कुछ नहीं है, जो जम्मू कश्मीर की 5 पॉलिटिकल पार्टी और जम्मू कश्मीर जो 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं जम्मू कश्मीर की, उनका अलायंस है, उनका ग्रुप है गुपकार अलायंस। ये बनाया गया था जब आर्टिकल 378 आया था ना, उसी के बाद ये बना दिया गया था। तो वहाँ का सारी पार्टी मिली, सारा हुआ। अब जहां तक लग रहा है कि वहां पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन से पहले एक एक्सरसाइज होती है, आप सबको पता है, जिसे हम बोलते हैं डीलिमिटेशन। तो अभी पहले वहां डीलिमिटेशन होगा। अभी डीलिमिटेशन क्या चीज है, जो बच्चे पॉलिटी में पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़े हैं उसमें क्लियरली लिख रहा है कि डीलिमिटेशन मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग वोट देंगे। जैसे बहुत बड़ा मान के चलिए स्टेट है, उसमें ये वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें कितने वोटर होंगे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने वोट होंगे। तो एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाती है। तो वो अब जम्मू कश्मीर शायद होगी, अभी ऐसा न्यूज में तो आ नहीं रहा, पर लेकिन जहां तक लगता है वही होगा। ये मैं अभी आपको पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं डीलिमिटेशन और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसमें बस आप गुपकार अलायंस याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है। आगे चलते हैं। सेल ऑफ इलीगल एचटीबीटी कॉटन सीड डबल। तो अब क्या हुआ है, जो एचटीबीटी की फुल फॉर्म पहली बात है याद रखनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी। तो ये है अपनी फुल फॉर्म। ये मतलब जो जितने भी कीटाणु हैं उनके उनसे प्रोटेक्ट कर लेती है सीड को। मतलब इससे क्या होता है, जो कॉटन का जो सीड होता है वो खराब नहीं होता है, तो इसीलिए ये सीड बनाई थी। ये एक ओनली जीएम क्रॉप है। एक सवाल ये भी बनता है कि कितनी जीएम क्रॉप इंडिया में अलाउड है। जीएम क्रॉप क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इनमें कुछ जेनेटिकली इसमें चेंज किया गया है इस वाले में, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम जीएम क्रॉप। तो ओनली कॉटन अलाउ है, याद रखिएगा, ओनली कॉटन जो एक जीएम क्रॉप है
जीएम क्रॉप उसे बनाया गया था। ओनली कॉटन जो है वो इंडिया में अलाउड है, और कोई जीएम क्रॉप इंडिया में अलाउड नहीं है, केवल केवल कॉटन अलाउड है। तो बस आपको एक चीज ये याद रखनी है, एचटीबीटी याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म हर्बिसाइड टॉलरेंट। इसकी जो इलीगल सेल है वो डबल हो गई, मतलब इलीगल हो गई है। मतलब पहले आप लीगली खरीद सकते थे दुकानों से, अब इससे लॉस क्या हो रहा है कि एक तो ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इलीगल आ रहा है। मतलब एचटीबीटी ऐसा थोड़ी है बहुत अच्छी कॉटन है, इससे क्या होगा, एचटीबीटी और ये जीएम जितनी क्रॉप है, इससे जो ओरिजिनल कॉटन है, जो ओरिजिनल हम कॉटन ग्रो करते थे वो खत्म होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ओरिजिनल कॉटन जो है एक्सटिंक्ट कर जाएगी अगर हम ओवर यूज कर लेंगे। तो एक चीज का तो यही दर्द है कि पॉल्यूशन हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा, टैक्स इवेजन हो रहा है भाई, अगर सरकारी से कहीं से आ रहा होता है, किसी भी आपसे लीगल आदमी से ले रहे होते तो आपको टैक्स भरना पड़ता है सारे लोगों को, लेकिन अब इलीगल हो रहा है तो क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन हो रहा है। तो इलीगल इसकी जो कॉटन सीड है एचटीबीटी वाले, उसकी प्रोडक्शन जो है वो करीबन डबल हो गई है, 30 लाख से 75 लाख हो चुकी है, बताइए इतना हो चुका। तो अपने काम का जो था मैंने बता दिया। ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ते हैं ना 1989 वाला, जो 1986 वाला, हाँ, तो उसके तहत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। एनजीटी क्लोजेस प्रोसीडिंग अगेंस्ट मेकादत्तू डैम प्रोजेक्ट। आज का क्वेश्चन यही है कि मेकादत्तू जो डैम है किस रिवर पे। मैं आपको स्टेट तो बता देता हूँ, कर्नाटक स्टेट में बन रहा है, लेकिन रिवर का नाम आज आप बताएंगे मेकादत्तू डैम जो है किस रिवर पे बनना है। तो एनजीटी ने क्लोज कर दिया प्रोसीडिंग। एनजीटी ने क्या करा था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर दिया था। अब ये सुओ मोटो का मतलब क्या है, सुओ मोटो का मतलब क्या है, अपने आप। एनजीटी, तो इसका मतलब ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कि एनजीटी चाहे तो अपने आप कोई भी केस ले सकती है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एनजीटी चाहे तो वो सुओ मोटो केस अपने आप ले सकती है। तो उसने मेकादत्तू डैम का प्रोजेक्ट का जो केस है वो ले रखा था, उसको क्लियर कर दिया। आपको आज ये बताना है कि मेकादत्तू जो डैम है वो किस रिवर पे बन रहा है। मैंने इसका आपको जगह बता दी, कर्नाटक स्टेट का है, ठीक है। आगे चलते हैं। डोवल पाक एनएसए टू अटेंड एससीओ मीट इन दुशानबे नेक्स्ट वीक। तो डोवल कौन है, अजीत डोवल और पाकिस्तान, और एनएसए का क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल और पाकिस्तान के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो मिलेंगे दुशानबे में। दुशानबे में क्यों मिलेंगे, क्योंकि वहां एससीओ की मीटिंग हो रही है। अभी एससीओ क्या चीज है, ये है संघाई कॉर्पोरेशन। एससीओ याद रखेंगे, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पहले इसको हम संघाई 5 बोलते थे, जब इसका गठन हुआ था 2001 में, तो संघाई 5 बोलते थे। क्यों, क्योंकि इसमें बस 5 ही नेशन आते थे। लेकिन अभी रिसेंटली 2017 में इसमें हमने पाकिस्तान और इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया, तो अब ये 7 नेशन हो गए टोटल। ये 7 नेशन है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया, ट्रक पिक। वो 8 नेशन है, 7 नहीं है, 8 नेशन है, याद रखेंगे। ट्रक पे तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान। याद रखेंगे तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। याद रखेंगे तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है एससीओ का। एक चीज आप, ये तजाकिस्तान है टी से, मतलब एक चीज आपको याद रखनी है। फिर ये पूछा जाता है कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब आपको नाम से पता चल रहा है शंघाई, मतलब चाइना का इसमें रोल है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है, बीजिंग जो है वो चाइना में। आपको एक चीज ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो रिसेंटली ये जो एससीओ इस बार जो मिल रहा है वो मिल रहा है दुशानबे। दुशानबे किसकी राजधानी है, दुशानबे तजाकिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर एक एससीओ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसमें इधर उसका जिक्र नहीं है, जिसे हम बोलते हैं रेट्स। रेट्स करके बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम करके, ऐसे मेरे को नहीं पता, लेकिन ये एंटी टेररिज्म के लिए एक अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ के। तो एससीओ के अंदर ही एक ये ऑर्गेनाइजेशन आती है रेट्स, याद रखेंगे। रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम होता है कि कुछ होता है, ऐसे में को इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये एंटी टेररिज्म से रिलेटेड एक इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को कम करने के लिए काम करती है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान रेड्स का। और जो एससीओ का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी एससीओ से पूछा जा सकता था मैंने आपको एक ही जगह बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं ऐसे कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से आया तो मेरे को बताना पड़ा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इतनी ये न्यूज़ इतनी थी। द स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज। ये मैं उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा एसे तैयार करवाया था, तो ये वही है। अब मैं दोबारा मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। ये किस पे एसे है, ये जो एडिटोरियल आया था ये आया था पॉवर्टी पे रिलेटेड। तो मैंने सोचा, मैं कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग आपको ये नहीं बता सकती कि इस बार ये आपका एसे इंपॉर्टेंट है या वो एसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम लोग जो है वो थीम बता सकते हैं कि इस थीम पे आ सकता है। जैसे ब्रॉड ब्रॉड अगर देखा जाए तो क्या होती है एसे की थीम, आप देखिए। एक हो सकता है पॉवर्टी पे आपसे पूछ ले, एक सबसे ज्यादा जो पूछा ही जाता है वोमेन पे पूछा ही जाएगा, मतलब वोमेन के ऊपर तो एक ऐसे बनेगा ही, भले वो पूछ लें कि वोमेन की स्थिति बुरी क्यों है, कि वोमेन डिप्रीवेशन, या कैसी वोमेन की इनकम कम है, या वोमेन को अलाउ कर दिया गया, परमानेंट कमीशन हो गया है,
तो ये एक पॉवर्टी पे पूछा ही जाता है, एक वोमेन पे पूछा जाता है, एक एग्रीकल्चर पे पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये सारी थीम्स हैं। आप इनके ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स तैयार कर लीजिए कि पॉवर्टी पे कुछ भी ऐसे आएगा तो हम बस यही पॉइंट लिख देंगे। वहां इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आपको थीम याद करके जानी पड़ेंगी। कोई बोलता है कि ऐसे सर बता दीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको थीम बताऊंगा कि थीम क्या है। जैसे इस पूरे एडिटोरियल की जो थीम है वो पॉवर्टी है, तो अब मैं जो आपको ऐसे एक समझाऊंगा वो आप पॉवर्टी में उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन में आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई माल न्यूट्रिशन के ऊपर ऐसे आए, या पावर इनकम इनक्वालिटी पे कोई ऐसे आए, इनकम इनक्वालिटी पे कोई ऐसे आ जाता है कि इनकम में भेदभाव क्यों है। तो जो भी मैं ऐसे बताऊंगा ब्रॉड थीम पे होगा, आप उसका पॉइंट का यूज सारे ऐसे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूं, पहले न्यूज कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। एक सेकेंड। हाँ, योगा रे ऑफ होप अमिड कोविड। तो कोविड जैसी गया तो अब योगा से सब कुछ होगा, तो अभी योगा डे मनाया गया। आपको पता है ये 7वां योगा डे था। एक योगा ही ऐसे जो इंडिया की तरफ से कुछ निकला है इंटरनेशनल, जब से मोदी साहब आए उन्होंने ये इसको बनाया इंटरनेशनल योगा डे जो इंडिया में मनाया जाता है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एम योगा। एम योगा एक नई ऐप का बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से विद द हेल्प ऑफ WHO। तो एम योगा गवर्नमेंट और WHO मिलकर बना रहा है। इस ऐप में कुछ नहीं होगा, योगा के बहुत सारे वीडियो होंगे सारी लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में, ताकि आप लोग योगा कर सकें। तो बस आपको एम योगा याद रखना है। किसकी मदद से बना रहे हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बना रहे हैं बस। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। योगा डे कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये इतना ही था। ये कौन से टाइम, ये किस नंबर का योगा डे था, तो ये 7th नंबर का इंटरनेशनल योगा डे था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी नहीं बोलेंगे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है आपको ऐसे पढ़ाना है, तो एक्चुअली ऐसे के लिए थोड़ी जगह चाहिए। एक सेकेंड, हम कुछ जगह बनाते हैं ऐसे के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ा देते हैं। यहाँ पढ़ा देते हैं ऐसे के लिए। अब जैसे ठीक है, रेडी, पहली बार यूज कर रहा हूँ। हाँ, अब जैसे हमें पॉवर्टी पे पढ़ना है, मान के चलिए पॉवर्टी पे ब्रॉड ऐसे हमें पढ़ना था। एक सेकेंड, ज्यादा बड़ा हो गया। ज़्यादा फिर आपको दिखेगा नहीं ना, तो अभी इसलिए। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हमें मान के चलिए पॉवर्टी पे ऐसे पढ़ना है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। अब मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता आपको पॉवर्टी पे, लेकिन लिखना ही लिखना है। सिंपल कुछ मत करिए, आप पॉवर्टी की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दीजिए। पॉवर्टी की डेफिनेशन से। अब पॉवर्टी की एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, मतलब डेप्रीवेशन। पॉवर्टी रेफर्स टू डेप्रीवेशन। आप ऐसे लिखेंगे, पॉवर्टी क्या होता है, रेफर्स टू डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब क्या होता है, कमी। डेप्रीवेशन किस चीज की, ऑफ बेसिक नीड, बेसिक ह्यूमन नीड, ह्यूमन नीड, बेसिक ह्यूमन नीड की कमी है, उसी को हम डेप्रीवेशन बोल देते हैं। और ह्यूमन नीड में भी आप समझा सकते हैं सच एज, क्या क्या ह्यूमन नीड हो सकती है। जैसे हमें फूड चाहिए, सच एज फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन चाहिए, हमें हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, एक्सेट्रा लिख दीजिए। तो ये एकदम नॉर्मल सी पॉवर्टी की डेफिनेशन हो गई। जिसको कुछ नहीं आता वो शुरुआत ऐसे करेगा, केवल उसको समझा के कि पॉवर्टी क्या चीज है। दूसरा, जब भी आप कोई भी ऐसे लिखें उसमें प्लीज यूज डेटा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको डेटा का यूज करना ही पड़ेगा। डेटा का यूज नहीं करेंगे तो वो ऐसे किसी काम का नहीं होगा। डेटा के बिना मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो डेटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था, अभी रिसेंटली निकली थी, कि अब जो अपना इंडिया है, ड्यू टू कोरोना वायरस या ड्यू टू पेंडेमिक, जो हमारा पॉवर्टी है या नंबर ऑफ पुअर जो है वो एग्जैक्टली डबल हो गए। डबल हो गए। पहले करीबन 60 मिलियन हुआ करते थे, 60 मिलियन से अब हो गए 134 मिलियन। 134 मिलियन हो गए इन अ ईयर। तो एक ही आप ये डेटा यूज कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। ये एक डेटा ये भी था कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में करीबन 1.4% इंक्रीज हो गया पॉवर्टी का या पुअर पीपल का। ये भी वर्ल्ड बैंक का ही डेटा था। तो आपको जो भी एक डेटा याद रहे, इसका ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी पे आ रहा है तो बस आप लिखिए, किसी पे भी आ रहा है, माल न्यूट्रिशन पे आ रहा है, हेल्थ पे आ रहा है, आप इस डेटा को कहीं पे भी चिपका दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो एक आपका भी डेटा हो गया। बस आपको 250 वर्ड का लिखना है, 300 वर्ड का लिखना है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिखना है सब कुछ, जाकि ज्यादा चीजें हम कवर कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, हमारा डेटा हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेटा के बाद अब कॉजेस क्या है। कॉजेस क्या है, सीधे आप कॉजेस पे आइए कि पॉवर्टी क्यों होती है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको मुख्य मुख्य समझाता हूँ। कॉजेस हर ऐसे में 3-4 आप लिखिए। जैसे पहले आता है इकोनॉमिक कॉज, रोकड़े का, पैसे से क्या क्या कॉज हो सकता है। तो सबसे इकोनॉमिक में क्या होता है कि सबसे पहले है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। पहला रेट आएगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। कॉज क्या है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है, कितनी है, करीबन 5% से भी ज्यादा है बेरोजगारी।
अभी बढ़ गई है। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं पुअर एग्रीकल्चर ग्रोथ। पुअर एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे कि हमारा करीबन 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट जीडीपी में कितना करते हैं, मात्र 15 से 20%। तो ये हमारा एग्रीकल्चर बहुत कम है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी राइजिंग इनइक्वालिटी कैसे कि आपको ये सबको तो पता है कि जो इंडिया के टॉप 10% लोग हैं, वो करीबन 70 से 80% वेल्थ अपने पास रखे हुए हैं। वेल्थ अपने पास, ये तो ऑक्सफैम का ये डेटा है, ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा है। तो आप जैसे भी आपके सारे पॉइंट है, आप उनको कैसे प्रूव कर पा रहे हैं, आप किसी डेटा से ही उन्हें प्रूव कर सकते हैं, वरना आप लिखते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको ये वो डेटा सब प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप इसका यूज हर एस्से में कर सकें, ब्रॉड। चलिए, हमारा पहला कॉज हो गया इकोनॉमिक कॉज में हमने 3 पॉइंट लिख दिए, कंप्लीट हो गया। दूसरे कॉज पे आते हैं। दूसरा हमारा सोशल कॉज। सोशल क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है, तो सोशल कॉज में सबसे पहले हेल्थ। हमारी जेब से कितना पैसा खर्च हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हमारी जेब से इतना पैसा खर्च हो रहा है, करीबन 60% पैसा हमारी जेब से खर्च हो रहा है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था कि करीबन 60% हमें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम पॉवर्टी में चले जाते हैं। दूसरा एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है कि सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आउट ऑफ एजुकेशन हो रहा है सब देश, आउट ऑफ एजुकेशन। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। तीसरा, जो हमारी डिग्री जो मिल रही है लोगों को, वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, डिग्री से जॉब क्रिएशन हो नहीं पा रहा है, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि सोशल प्रॉब्लम, जो मेनली सोशल प्रॉब्लम में जो हम लिखते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट डिफरेंस है कि छूत होंगी कि भाई आप ऐसे इस कास्ट के हैं तो आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कास्ट सिस्टम। दूसरा, पेट्रियार्कल माइंडसेट कि भाई जो घर का आदमी है वही काम करेगा, पेट्रिकल माइंडसेट। औरत जो है वो काम नहीं करेगी, और करेगी भी तो उसको कम सैलरी मिलती है, ये भी प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटी का पॉइंट यहाँ प्रूव हो रहा है, पेट्रियार्कल माइंडसेट से ही हमारी इनइक्वालिटी है कि आदमियों को ज्यादा सैलरी मिलेगी, औरतों को कम सैलरी मिलेगी, तो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है। दूसरा पेट्रियार्कल माइंडसेट क्या होता है कि औरतों को घर से बाहर काम करने ही नहीं भेजते हैं लोग। तो एक ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तो इकोनॉमी में हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए 3, सोशल फैक्टर हो गए 3। चलिए, इकोनॉमिक सोशल फैक्टर हो गए। तीसरा हमारे गवर्नेंस। सरकार सारा काम अच्छा थोड़ी कर रही है, गवर्नेंस में भी तो प्रॉब्लम है। गवर्नेंस में कैसे प्रॉब्लम है कि फेलियर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो बहुत लोगों के पास कागज नहीं होते, तो जिसे हम लिखते हैं लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, कि हमारे पास भाई डॉक्यूमेंट की कमी है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। फिर तीसरा, मिडिलमैन जिसे हम बिचौलिया बोलते हैं, इन सब की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए, जिन लोगों को एक्चुअली में राशन मिलना चाहिए, जिन लोगों को वो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो पहली प्रॉब्लम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। दूसरा, पुअर रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कैसे पुअर रूल्स रेगुलेशन कैसे कि भाई हम जितने हमारे रूल हैं, जैसे मान के चलिए चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, तो क्या रुक गई है, क्या नहीं रुकी है चाइल्ड लेबर बैन। कि वेज इक्वलिटी होनी चाहिए, कि सबको बराबर वेज मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, ये सब कुछ वायलेशन हो रहा है, तो ये मेन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे गवर्नेंस रिलेटेड में, और डिटेल में भी समझा सकता हूं, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है अगर मैं ये डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अगर इसमें तीसरा पॉइंट भी चाहो तो लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं, पुअर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि जो पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए, वो पंचायत में होनी चाहिए, कि भाई आप लोगों के प्रॉब्लम आप ही लोग हेल्प करें, तो पुअर पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज वाले, उनको प्रॉपर सफिशिएंट फंड भी नहीं मिल पाता है ताकि वो अपनी लोकल प्रॉब्लमों को पूरा कर सकें, तो पुअर डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। तो मेन ये 3 प्रॉब्लम हो गई हमारी गवर्नेंस रिलेटेड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कॉजेज क्या है। अब पॉवर्टी किस किस तरीके से होती है, हमने कॉज बता दिया, इन सब चीजों से पॉवर्टी बढ़ती है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, अगर मान के चलिए, लिख देते हैं, सॉरी ये क्या आ गया, कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमारे यहाँ पॉवर्टी हो गई है, अब इंडिया में पॉवर्टी है, तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे कॉन्सिक्वेंस में, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक, आप देखिए हर ऐसे को आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इनमें ही बांटेंगे ना, तो आपका ज्यादा अच्छा ब्रॉड आप कवर कर पाएंगे, नहीं तो आप गिने चुने 2 ही 3 पॉइंट कवर कर पाएंगे। मैंने आपको अभी मुश्किल से 50-60 वर्ड्स में मैंने आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। अब कॉन्सिक्वेंस में, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, रोकड़े से रिलेटेड,
कि भाई हमारे यहाँ पॉवर्टी हो गई, तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डिमांड है, इकोनॉमिक डिमांड कि हमें भाई ये सामान बिकेगा, वो सामान बिकेगा, वो सब कम हो जाएगी। अगर ज्यादा लोग गरीब होंगे तो इकोनॉमिक डिमांड जो कम हो जाएगी। दूसरा, जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिस पे हम, जिसके बल पे मतलब हम लोग सब कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 18 साल से लोग या यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो एक डिजास्टर बॉम्ब बन जाएगा, वो एक डिजास्टर हो जाएगा। अगर सब लोगों को काम नहीं मिलेगा और सब लोग अगर 18 साल से अबव हैं, तो भाई वो एक डिजास्टर है, वो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तीसरा, हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, घाटा जो है वो बढ़ जाएगा सरकार का, क्योंकि सरकार को फिर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर सब लोग पॉवर्टी होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, किसी पे रोजगार नहीं होगा, सब बेकार है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हो गए। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे कॉन्सिक्वेंस कौन से होंगे। पॉलिटिकल, या जिसको हम ऊपर लिख के आए गवर्नेंस से रिलेटेड। पॉलिटिकल भी बोल देते हैं, गवर्नेंस भी बोल देते हैं, एक ही बात है, पॉलिटिकल या गवर्नेंस। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हम तीन ही चीज कवर करते हुए जा रहे हैं सब में। तो एक इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अब भाई लोगों पे काम नहीं है तो राइट्स होंगे, दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा भाई। अब लोगों के पास कुछ है नहीं तो कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे? क्योंकि हमारे पास फिर अगर पैसा नहीं है, हम गरीबी में है, तो हम बार्गेन ही नहीं पढ़ कर पाएंगे। कभी आपने देखा कि कोई गरीब आदमी किसी अच्छे नेता से बार्गेन कर रहा हो कि नहीं, आपने, हमने आपको चुन के भेजा, आपको हमारा ही काम करना ही पड़ेगा? आप सोचिए, एक नॉर्मल चीज। तो हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। तीसरा, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है, जो सोशल प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएंगी। चौथा, सर्विस डिलीवरी, जो हम सर्विस मांग रहे हैं वो हो ही नहीं पाएंगे पूरी सर्विस डिलीवरी, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं होगी। गरीब आदमी है, अब उसको पता ही नहीं है कि ये योजना चल रही है, तो पुअर सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। हमें जब उस योजना का पता ही नहीं है, आज भी आप जाएंगे गांव में, आप देखिए लोगों को पता ही नहीं है। जबकि अगर गांव में कोई बंदा चाहे खेती, जो खेती करता है वो फ्री में कर सकता है। इतनी योजनाएं चल रही है ना कि हर इंसान खेती जो है कम से कम वो फ्री, चलिए नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कम पैसों में हो सकती है। बहुत मेहनत वाला काम है खेती, हम खुद करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन इतनी योजना है, अगर वो ग्राउंड लेवल पे आने लगे तो मतलब सबसे अच्छा जो ऑक्यूपेशन बन जाएगा वो एग्रीकल्चर बन जाएगा। अब ये दूसरा हमारे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, नहीं सोशल रह गया। तो तीसरा हम बोल देते हैं हमारा सोशल कॉन्सिक्वेंस। प्रॉब्लम भी इन्हीं में थी, हमने इन्हीं का बता दिया कि अगर ये प्रॉब्लम थी, अब इससे क्या क्या दुष्परिणाम होंगे हम वो सब बता रहे हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पहला, इलिटरेसी, भाई इलिटरेसी बढ़ जाएगी, लोग पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा, माल न्यूट्रिशन, भाई गरीब होंगे तो माल न्यूट्रिशन होगा, खाने के लिए कुछ होगा नहीं तो माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे। तीसरा, चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगी भाई, चाइल्ड लेबर हम ऊपर बता के आए ना, चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा? चौथा, सोशल टेंशन बढ़ जाएंगी। सोशल टेंशन कैसी? वही जो ड्रग एब्यूज बोल देते हैं, ड्रग एब्यूज या चोरी चकारी, रॉबरी। भाई अगर लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो शटर तोड़ के खाना लूटेंगे ही ना, सिंपल बात है भाई, भूख से थोड़ी कोई मरेगा इंसान। अब तो ये हमारे कुछ कुछ मुख्य मुख्य कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। ठीक है। ये पूरा देखिए, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ के आ गए, ये आपका ऐसे तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा गंदा है लेकिन यार काम चला लीजिएगा। ठीक है। ये मेन मेन हम ऊपर पढ़ के आए, पॉवर्टी क्या चीज है, फिर हमने एक डेटा का यूज करा, फिर हमने कॉजेज बताए, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, या जिसे हम गवर्नेंस भी बोल देते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंस के उसके दुष्परिणाम क्या होंगे हमने वो भी बता दिया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। लास्ट में कोई भी आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे नहीं छोड़ के आना है। पहली चीज उसमें आपको ये जरूर बताना है कि अब सरकार क्या कर सकती है, खासकर ऐसे में तो आपको बताना ही पड़ेगा कि सरकार अब फ्यूचर में हमारे लिए क्या कर सकती है। तो इसमें आपको लिखना है जो सरकार की योजना है आप उन्हीं का जिक्र कर दीजिए। जैसे सरकार की योजना क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अरे यार ये पेन, एक सेकेंड, गंदा दिखेगा नहीं ना आप लोग। पहला सरकार के लिए लिखना है तो पहला लिखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, कौन कौन सी योजना से होगा? तो एमजी नरेगा, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में लिख दीजिए एमजी नरेगा। एक आता है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और कौन कौन सी लिख सकते हैं? पीएम स्वानिधि, पीएम स्वानिधि इसका नाम लिख दीजिए। ये कुछ कुछ योजना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिए। दूसरा, फूड पे लिखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन को हमें सबको फूड पहुंचाना है ताकि गरीब लोग गरीब ना रहे, माल न्यूट्रेट ना रहे। तो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है हमारा 2013, उसका जिक्र कर दीजिए। या मिड डे मील, जो आपको पता है कि स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है मुफ्त, उसके बारे में लिख दीजिए। अन्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना करके, उसके बारे में लिखिए। चलिए, फूड एंड न्यूट्रिशन हमने बता दिया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा हमारी हेल्थ, हेल्थ का भी हमारा ध्यान रखिए। हेल्थ पे कौन कौन सी योजना लिखेंगे? आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में जिक्र कर दीजिए, आयुष्मान भारत का करिए।
चलिए हेल्थ में हमने ये लिख दिया। चौथा सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस की सबको सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी या सोशल इंश्योरेंस जिसे हम अटल पेंशन योजना का, ये सब वो योजना है जो न्यूज में रहती है। मैं कोई अटल पेंशन योजना कर दीजिए, या जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इन सब का आप जिक्र करिए कि ऐसे पॉवर्टी को हम कम कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लाभ पहुंचा के ही पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है पॉवर्टी कम करने का। इस चीज से हम ये बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका पूरा पॉवर्टी का एक अच्छा सा ऐसे तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चाहें तो इसको ना लिखें, आपकी श्रद्धा है। और आपको लगता है कि मैं सही समझाया हूं या आपकी थोड़ी बहुत भी समझ में आया है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तभी मैं और ऐसे आपको, या और थीम, जो मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको थीम ही कवर करूंगा, ताकि आपका एक ऐसे से 4-5 ऐसे तैयार हो जाए। तो आपको लगता है कि ये मेरा डेटा किसी काम का है या आपको फायदा हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे तभी मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। ये मैंने जस्ट एन एक्सपेरिमेंट आपको न्यूज में डाल के दे दिया, ताकि आप लोगों को या तो मेरा पसंद आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो फिर फालतू में मैं क्यों बनाऊं, फिर तो मैं बस वही आपकी जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप लोग मेरे को बताएंगे आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नए लोग हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय दीजिए कि सर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री का जो भी पार्ट है वो हम आज या कल में एक और लेक्चर आ जाएगा, अच्छा खासा लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपके कई पार्ट उसमें कवर हो जाए। तो टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे को इस एससी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। बाय बाय।